आपकी ये ड्यूटी है, आपके स्टाफ की ड्यूटी है कि जितना थर्ड क्लास फूड है यहाँ से खुलवाएं। मैं ये भी गवर्नमेंट ने लगाया ना, इस पे ये लोगों के डुबेरों के हाथों लोगों को छोड़ दो कि गवर्नमेंट यहाँ पे भी जवाब दे। तो आपका फर्ज है, आप तनख्वाह इस चीज़ की लेती हैं, मैं तनख्वाह इस चीज़ की नहीं लेती हूँ। आप लेती हैं कि क्या देखें क्या गलत हो रहा है। मैडम मुझको आराम से बात की जा सकती है कि उस वक्त से कभी आपको कहाँ से हम बरामद कर रहे हैं, आप विजिट पे आई हैं। आप तो राश सबके लिए है, आपके लिए आप कोई आसमान से उतरी हुई है? बिल्कुल आसमान से नहीं उतरी हुई, बाकियों के लिए रश नहीं है, आपको ज्यादा जान अजीज है, सबकी जान है जैसी। आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली, जिस आपको लगाया उससे पूछते हैं ये तरीका क्या नहीं है तुम्हारा। तुम वीआईपी ड्राइंग रूमों में बैठो जाके, ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। अभी आप फिरदौस आशिक अवान साहिबा की कल से वायरल हुई वीडियो सुन रहे थे, जो असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट की धज्जियां उड़ा रही थी। जो लफ्ज़ म्यूट किया गया, अभी समझ नहीं लफ्ज़ क्यों म्यूट किया गया। उन्होंने फिरदौस अवान साहिबा ने कहा कि किस बेगैरत ने तुम्हें यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर लगाया। एक्चुअली वो चीफ सेक्रेटरी को ये कह रही थी फिरदौस आशिक अवान साहिबा। बहुत से लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं इसके ऊपर और कह रहे हैं कि जी बड़ी बदतमीज़ी की है असिस्टेंट कमिश्नर के साथ। कुछ लोग कह रहे हैं कानूनी तौर पे फिरदौस आशिक अवान साहिबा क्योंकि मिनिस्टर ही नहीं है, अनलेस के वज़ीर आला पंजाब जो है नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि वो जाके इंस्पेक्शन करें, उनका कोई ऑफिशियल पोर्टफोलियो ही नहीं है जिसके लिए असिस्टेंट कमिश्नर उनको जवाब दे हो। लेकिन सारी बातें अपनी जगह पर। बात यह है कि ये फिरदौस आशिक अवान का कसूर ही नहीं है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा तेज़ टेम्परामेंट है, या कोई उनको बदतमीज़ कहता है, या कोई उनको इल मैनर जो चाहे कहे, कोई जिस तरह भी कहे, वो जो है वो हैं, पिछले 20 साल से सियासत में है। असल जिम्मेदारी जो है, असल अगर कोई कल्प्रिट्स है या असल जो कोई मुजरिम है इन सारे एपिसोड्स में इस मुल्क के साथ, वो जिन्होंने इनको लगाया है, ऑब्वियसली उनसे पूछना चाहिए कि आपकी तर्जमानी जो कर रहे हैं लोग, वो किस तरह के लोग हैं। और वो अगर हैप्पी हैं, इस तरह के लोगों को लगा के सेटिस्फाइड है, खुश है, पहले प्राइम मिनिस्टर के साथ थी वो, अब वो प्राइम मिनिस्टर के इमाम पर वज़ीर आला पंजाब के साथ हैं, तो जो प्राइम मिनिस्टर राज़ी हैं तो बिला वजह दूसरे लोग जो है पता नहीं क्यों इतने वो प्रॉब्लम में आ रहे हैं। और फिरदौस आशिक अवान साहब को टारगेट बनाया, वो तो है ही ऐसी, वो का तेज़ मिजाज है, उनकी ज़बान भी ऐसी है, वो बोल्ड भी हैं, वो वाइल्ड भी हो जाती है गुफ्तगू करते हुए, और वो अब्यूसिव भी हो जाती है। असल तो बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान खुश है उनकी परफॉर्मेंस से, इसलिए उनको पहले वफाक में लिया था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुश है उनकी इसी ट्रीटमेंट और इसी लबो लहजे से, इसलिए उनको पंजाब में भेज दिया। तो हम गलत जगह पे एतराज़ करते हैं। अगर जिम्मेदारी किसी की है किसी भी हवाले से, तो वो प्राइम मिनिस्टर की बनती है, जिनके इमा पे वो ना सिर्फ पंजाब में रिप्रेजेंट कर रही हैं उनकी गवर्नमेंट को, बल्कि इससे पहले वफाक में भी कर चुकी हैं। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो खैर अपनी हर जो पिछले 2.5 साल हैं उसको उन्होंने काबिल फ़ख्र कह दिया। उनके अंदर फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी आती हैं, उनमें उनके बाकी के वज़ीर मुशीर भी आते हैं, जो 6-6 दफ़ा चेंज हुए, परफॉर्म नहीं कर रहे, वो भी काबिल फ़ख्र है प्राइम मिनिस्टर के हवाले से। जो इस मुल्क में महंगाई आज फिर डबल डिजिट में चली गई है कुछ हफ्तों के बाद, वो भी काबिल फ़ख्र है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की हर चीज़ काबिल फ़ख्र है। प्राइम मिनिस्टर का मास्क पहनना भी काबिल फ़ख्र है, उनका मास्क उतारना भी काबिल फ़ख्र है, उनका कोरोना को सीरियस लेना भी काबिल फ़ख्र है, उनका कोरोना को कहना कि ये एक फ्लू होता है इसलिए आप परवाह ना करें, कोई लॉकडाउन नहीं होगा, और लोग फिर टोरे उसके बाद पूरे पाकिस्तान में कोरोना फैल जाए, ये भी काबिल फ़ख्र है। लेकिन सबसे ज़्यादा काबिल फ़ख्र बात जो प्राइम मिनिस्टर के लिए है वो ये है कि वो बेदर पे अवाम की गैज़ व गज़ब का निशाना बनते आ रहे हैं, लेकिन ये भी काबिल फ़ख्र है उनके लिए। और ऑलमोस्ट 80% ज़िमनी इंतखाब वो हारे हैं। और ज़िमनी इंतखाब एक बड़ा छोटा लेकिन एक सैंपल होता है ये जानने के लिए कि हुकूमत वक्त जो है वो कहाँ खड़ी हुई है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के लिए उससे बढ़कर हारना तो एक अपनी जगह पे है कि इंसान कोई भी हार सकता है, शिकस्त और फतह तो एक अलग अलग चीज़ें, कभी किसी को फतह कभी शिकस्त। लेकिन सबसे बड़ी बात जो प्राइम मिनिस्टर की है, जो नहायत काबिल फ़ख्र है उनके लिए भी और हम सब के लिए होनी चाहिए हमारे प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो अपनी गलती और शिकस्त को तस्लीम नहीं करते। अभी NA 249 में जो मार्का हुआ है वो बड़ा हैरान कुन मार्का है कि फैसल वाडा की छोड़ी हुई सीट जो है, जो पानी के वज़ीर थे, जिनका काम ही पानी पहुँचाना था, पूरे पाकिस्तान के पानी को देखना, वो अपने हल्के में पानी नहीं पहुँचा सके, जिसकी वजह से हुआ ये कि 6ठे नंबर पर तहरीक इंसाफ आई है। और मामला सिर्फ पानी का नहीं है, ये ओवरऑल कराची इज़ अ ओवरऑल पल्स ऑफ पाकिस्तान। कराची ने NA 249 में रिजेक्ट किया है इमरान खान प्राइम मिनिस्टर को, तहरीक इंसाफ को, उनकी पार्टी को, हुकूमत को, उसकी परफॉर्मेंस को। और ये वही कराची है जिसकी बेस पे इतना भी कर पाए प्राइम मिनिस्टर कि वहाँ तक पहुँच जाए। हालांकि उनको डिजिट तो नहीं मिला 170 का, लेकिन इस काबिल हो जाए कि अलाइज के साथ मिल के जो है वो जिस तरह की भी हुकूमत चल रही है, सही चल रही है, गलत चल रही है, आधी चल रही है, काबिल फ़ख्र चल रही है या गैर काबिल फ़ख्र चल रही है, चला रहे हैं। तो कराची में अगर ये उनको 5, 6, 7, 8 सीटें ना मिली नेक्स्ट इलेक्शन में तो बिल्कुल ही फारिग है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के लिए काबिल फ़ख्र बात है ये, उन्होंने वैसे भी कह दिया होगा तारीखी लोग कम टर्न आउट हुआ है, इसमें सारा कुछ हुआ है। लेकिन कराची की आवाम क्या कहती है NA 249 पे? इससे पहले मिफ्ता इस्माइल के क्लेम सुनवाएं, इससे पहले
पीडीएम के यू टर्न और टूट फूट की कहानी सुनाऊं आपको मैं। ज़रा कराची की आवाम की राय जानते हैं कि उन्होंने इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ को वहाँ रिजेक्ट क्यों किया। ने जमाया था पीटीआई काम करने के बाद अली ने तो गरीबों का बस काम ही कर दिया जी। हाँ, वोट इसलिए नहीं दिए कि काम धंधा बिल्कुल खत्म हो गया, महंगाई सर पे है। तबाह बर्बाद कर दिया। हमारा तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम तो ख्वार खसार हो गए कसम से। तो हमारी तो बदुआ नहीं के साथ है पीटीआई वालों के साथ। अल्लाह इनको और जलील करे। वोट तो देना ही नहीं है, फाड़ के जो ना फेंक देना, इनको देना ही नहीं है। इतना मजबूर कर दिया ना इस हुकूमत ने कि रोड पे ले आए के बदतर से बदतर हाल कर दिया है। रोजे के साथ झूठ नहीं, सुबह की रोटी नहीं, शाम की नहीं है, ना नौकरी दे रहे हैं, ना बच्चे धक्के खा रहे फिर रहे हैं। कराची वाले क्यों वोट दें उसको? क्या किया हुआ कराची वालों के लिए पीटीआई ने? लेकर आए थे चेंज का नारा, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं नजर आया। गरीबों को घर से बेघर कर दिया। बहुत अच्छा हुआ, हार गई और आगे भी हारती रहेगी इंशाल्लाह। सब बेटे में बेरोजगार, देखो क्या हालात हो रहे हैं। वोट देखो, मुर्गी देखो, सब चीज महंगी कर रही है भाईजान। जो इन्होंने वादे किए इमरान साहब ने वो पूरे नहीं किए। महंगाई पे इतने आगे पहुंच गए हैं वो कि लोगों के समझ लो खाने को नहीं है। इसलिए इसको वोट दिया था कि तो कुछ बेहतर होगा, लेकिन वो तो पहले से भी बुरा है, तो हम कहाँ जाएं। महंगाई है, माशियत तबाह बर्बाद हो गई है सर। नौकरी छिन गई है, गरीब आदमी से उसकी रोजी छिन गई है, इस वजह से रिजेक्ट किया। जब से यहाँ आए हम परेशान हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमारे प्लानिंग यही था कि करना कुछ भी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कुछ किया भी नहीं है। तो जारी पीटीआई को तो यहाँ से सफाया होना ही था। ये खाली ड्रामा है इस पाकिस्तानी कौम के साथ, लेकिन जब कौम ही है ही बेवकूफ़ नंबर 1 तो आगे किससे गिला करोगे। कोई आवाम को रिलीफ नहीं मिला। हम पोलिंग एजेंट थे पीटीआई की तरफ से, लेकिन अब नहीं, सॉरी, बहुत ज्यादा महंगाई, इनफ। ये हमारे रिपोर्टर यूनुस आफरीदी की कराची से रिपोर्ट थी, जो लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे कराची के कि तहरीक इंसाफ को रिजेक्ट क्यों किया गया 249 के इलेक्शन के अंदर। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है उसकी फतह भी बड़ी हैरानकुन है। तमाम सर्वेज में उसको 6, 7, 8वें नंबर पर रखा हुआ था। वो यकायक 9 बजे जो लीड थी मिफ्ता इस्माइल की, 10 बजे 11 बजे जो लीड थी, वो अचानक जो है लीड कन्वर्ट हुई और उसके बाद जो है वो मंदोखेल साहब पीपल्स पार्टी के वो जीत गए। अब बड़ी हैरानकुन बात है कि नून लीग ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर। मरीम नवाज साहिबा ने इल्ज़ाम लगाया है और ये सारा, और मुफ्ती इस्माइल साहब ने इल्ज़ाम लगाया है और उन्होंने कहा है कि बेसिकली वहाँ की जो पुलिस है और वहाँ की इंतज़ामिया जो है वो इनकी पार्टी है, इनकी पार्टी का हिस्सा है। पुलिस वहाँ की आज़ाद नहीं है, सब कुछ हुआ है। और उसमें तुरा इम्तियाज़ के मुफ्ती इस्माइल साहब ने ये कहा है कि जी दोबारा गिनती तो कहा है इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन का रिजल्ट तो चैलेंज किया हुआ है। 4 मई को उसकी हंगामी इजलास भी है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में। लेकिन सबसे बढ़कर बात ये हुई है कि मुफ्ती इस्माइल ने ये कह दिया कि जितने जो वोट हैं, ये जो जमा हुए हैं, जो डले हैं, इनकी बोरियां जो हैं वो फ़ौज या रेंजर्स के हवाले कर दें। मुसद्दिक मलिक साहब, समझ से बाहर है आपका बयानिया। एक तरफ आप कहते हैं कि फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट का इलेक्शन के अंदर कोई रोल नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपने पूरी पीडीएम बना दी। ये और बात है कि अब आपके 2 एजेंडे थे कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए इलेक्शन और सियासत में, और दूसरा ये कि धांधली के खिलाफ आप निकले हुए इमरान। दूसरी बात है कि पीपल्स पार्टी को ही आज आपके जो अलाइज हैं, जिनके साथ आपने पीडीएम शुरू किया, आप उनको भी कह रहे हैं कि उन्होंने धांधली की है। लेकिन सबसे पहले तो इसका जवाब दे दें मुसद्दिक मलिक साहब कि ये अब आप फ़ौज और रेंजर्स को कह रहे हैं कि उनकी तहवील में दे दिए जाएँ बैलेट बॉक्सेस जो हैं, तो ये तो बहुत ही कॉल ऑफ फेल में तजाद है सर। आपके पूरे बयानिए की कंट्रडिक्शन है। ये चाहते क्या हैं आप लोग? जी हाँ, ये मिस्टेक हुई है। ये जो मिफ्ता साहब ने मैसेज भेजा था वो ये था कि ईसीपी इनको अपनी तहवील में ले और ईसीपी जो भी तरीक़ाकार अपनाना चाहे वो अपनाए, मगर मेक श्योर करे कि इन बॉक्सेस और बैग्स की इंटेग्रिटी जो है वो महफूज रहे। लेकिन उनके जो वकील थे, क्योंकि वो ये जानते थे कि रेंजर्स ईसीपी के साथ काम करती है, तो उन्होंने गालिबन इसके अंदर ये इजाफत की। मगर ये मिस्टेक है और ये मिफ्ता साहब इसको वापस ले रहे हैं कि बिल्कुल ऐसी ना मकसद था बात करने का और ना ऐसी बात। ये भी मिस्टेक है मुसद्दिक मलिक साहब के आपने उस पार्टी पीपल्स पार्टी में धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया जिसके साथ आपने पिछले 7-8 महीने पहले एक धांधली के खिलाफ जिहाद शुरू किया जिसका नाम आप लोगों ने रखा पीडीएम। क्या ये भी एक मिस्टेक है कि आज वही पीडीएम इतनी टूट चुकी है, इतनी वॉरिंग फ्रंट पे आ चुकी है कि इलेक्शन तो खैर ठीक है, आपका अलायंस इलेक्टोरल अलायंस नहीं था, लेकिन आज आप ये कह रहे हैं कि आपकी ये इत्तेहादी जो है पहले बाप से वोट लेके एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए, आपका एक नज़रिया था पीडीएम का वो टूटा, दूसरा आप कह रहे हैं आपके खिलाफ ही धांधली कर दी। ये आप यही कह रहे हैं? दूसरी कि ये भी गलती है? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने आपको बताया वो गुड फेथ मिस्टेक हुई है, जो कम्युनिकेशन के अंदर मिस्टेक हुई है, तो उसकी क्लैरिफिकेशन मैं ज़रूरी समझता था, जिसकी वजह से मैंने आप पे ये वाज़े कर दिया कि ये ज़िम्मेदारी ईसीपी की है और यही मिफ्ता साहब कहना चाहते थे, और जो भी उसमें इजाफत है वो गुड फेथ मिस्टेक यानी गलती की वजह से हुई है। तो ये मैं अब आपके ज़रिए और आपको भी, ठीक है सर, वो तो आ गया गुड फेथ। अब मेरा दूसरा सवाल जो था जाता था सर,
अब दूसरी जो बात है, देखिए हम बिल्कुल पीपल्स पार्टी के साथ मिलके एक तहरीक चला रहे थे। पीपल्स पार्टी को हक है वो जिस भी तरह की सियासत करना चाहे, क्यों उनको हक नहीं होना चाहिए? नहीं, आपने धांधली का इल्जाम क्यों लगाया इन पे सर? हमारा धांधली का क्यों इल्जाम लगाया? जी मैं आ रहा हूँ, मैं आपने दो बातें की हैं तो मैं दोनों बातों का जवाब, जी मैं दोनों बातों का जवाब दूंगा जी। तो मैंने पहली बात का आपकी जवाब दे रहा हूं कि ये उनका हक था, वो ज़रूर सियासत करें, जैसा उनका जी चाहे करें, मगर ये हक हमें भी हासिल है। तो जब जो ऑपोजिशन ट्रेजरी बेंच से 4 या 5 लोग जो हैं उन्होंने अपने आप को ऑपोजिशन के बेंच डिक्लेयर किया, और ये वो लोग हैं जिनका ताल्लुक बाप पार्टी से था, तो हमने फिर उस वक्त मुनासिब नहीं समझा कि हम इकट्ठा चलें। तो इसके अंदर बिल्कुल ठीक है, हम दो सियासी जमातें हैं। आप वहाँ कराची इलेक्शन में गए हुए थे सर, मैं जरा पॉइंट पे आता हूँ। आप गए हुए थे वहाँ इलेक्शन में, मेरा आपसे बातचीत भी हुई। जी मैं आप ये बताइए कि आप क्यों इल्जाम लगा रहे हैं पीपल्स पार्टी में? शिकस्त को एक्सेप्ट कर लें सर, फेयर इन ऑल फेयरनेस। जी देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि आपने देखा उस इलेक्शन के दरमियान में कई चीज़ें हुई जो एनॉमलस थीं। मसलन आपने देखा कि एक जगह पे एक पोलिंग स्टेशन पे एक फ़ाइल के अंदर पैसे, आप ही लोगों ने, हमें तो नहीं, वो प्रेस ने हमें दिखाया कि एक जगह के ऊपर फ़ाइल के अंदर प्रिजाइडिंग अफसर के लिए कुछ पैसे लिफाफे में डाले हुए थे, और वहाँ पे जो अफसरान मौजूद थे उन्होंने उसको पकड़ लिए। ये एक इरेगुलरिटी थी। फिर वहाँ पे इत्तफाक कॉलोनी के अंदर एक जगह पे मिफ्ता इस्माइल साहब के 83 वोट्स थे जो मोहम्मद इस्माइल साहब के खाते में डाल दिए गए, ये एक इरेगुलरिटी थी। इससे पहले कुछ तरक्याती काम थे, वो वैसे ज़्यादातर सियासी जमातें करती हैं, मगर बड़े भरपूर अंदाज में वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने पिछले 1 महीने में सड़कें भी बनाई, नालियाँ भी डाली, राशन भी लोगों में बांटे। अच्छा किया, गरीब लोग हैं और ये होना चाहिए काम, मगर ये काम वक्त से होना चाहिए। लेकिन सर ये एक आप कह रहे हैं पैसे लगाए, और पैसे किसको लगाए आप कह रहे हैं? ये लोगों को दिए पैसे? सॉरी मैंने मिस किया पॉइंट। आपके टेलीविजन के ज़रिए हमने ये देखा, आपके पास क्लिप भी मौजूद होंगे कि वहाँ पे कुछ अफसरान मौजूद थे जिन्होंने एक साहब को पकड़ा जो प्रिजाइडिंग अफसर के लिए एक फ़ाइल लेकर जा रहे थे जिसमें एनवेलप के अंदर पैसे मौजूद। लेकिन सर ग्राउंड पे क्या शक है आपको मुसद्दिक साहब? ग्राउंड पे क्या शक है कि धांधली की है इन्होंने, जो मरियम नवाज साहब ने इतने ट्वीट्स किए इस बात पे? जी मैं आपके सामने ये जो चीज़ें बता रहा हूँ, ये सारी वो इरेगुलरिटीज़ हैं जिनकी वजह से काउंट दोबारा होना जो है वो ज़रूरी साबित हो जाता है। अभी मैं उसके ऊपर बाद में आता हूँ कि काउंट क्यों होना चाहिए, उसकी कानूनी बुनियाद क्या है। इस वक्त तो मैं आपके सामने जो मुकदमा रख रहा हूँ वो इरेगुलरिटीज़ का है कि वहाँ पे क्या क्या इरेगुलरिटीज़ हुई, वो इरेगुलरिटीज़ जिनकी कानून इजाज़त नहीं देता है। और फिर आपको ये मालूम है कि 200 वहाँ पे जितने वोट पड़े हैं, औसतन हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 250 के, हर जो पोलिंग बूथ है उसके अंदर 250 वोट पड़े हैं। आप मुझे बताइए 5 बजे वोटिंग का अमल ख़त्म हो गया, सुबह सहरी से कुछ देर पहले यानी 4:40 पे या 45 पे, मुझे एग्जैक्टली नहीं वक्त याद, यानी इलेक्शन 5 बजे ख़त्म हुआ, 11 घंटे के बाद हर पोलिंग स्टेशन का 250 वोट गिनने, कराची के अंदर 3 मील दूर या 4 मील दूर वहाँ जहाँ पोलिंग स्टेशन थे वहाँ तक ले जाने और उसको अनाउंस करने में 11 घंटे लग गए। और जो हमारे पास फॉर्म 45 हैं, हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, जो हमारे पास मौजूद हैं और जिनका इजरा ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन ने आरओ साहब ने किया है, वो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। ये सारे हम कल सुबह पेश करेंगे। ठीक है। और अगर वो देखें कि हाँ फॉर्म 45 जो हैं उनके अंदर गलतियां हैं, वो तकरीबन 50 से 60% फॉर्म। सर आपका ये पॉइंट आ गया, बिल्कुल ये आपका पॉइंट आ गया। आपकी जो लीडर है उन्होंने बड़ा कैटेगरिकली ये कहा है कि इस इलेक्शन को मैनेज किया गया है। ये मामला से रेगुलरिटीज का शर्जील इनाम मेमन साहब, मैंने आपको उसकी एग्जांपल्स दी हैं कामरान। जी बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है, मैंने तो आपको बताया है, आपने प्रूफ भी देने की कोशिश की है। ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया। शर्जील इनाम मेमन साहब, आपको ये धांधली करके क्या मिला? नून लीग कह रही है कि आप किसी सर्वे में ऊपर नहीं थे, काउंट करने के अंदर जो है इतने छोटा 21.64% सिर्फ पोलिंग की शरह थी, कुछ हज़ार लोगों ने वोट डाला, सुबह के 5-6 बजे तक रिजल्ट जो है काउंट होता रहा, सारे शक जो है नून लीग के ऑपोजिशन के आपकी तरफ जा रहे हैं। ये आपने धांधली क्यों की सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया कामरान साहब। पहली बात ये कि मैं धांधली का जवाब देता हूँ, कोई धांधली नहीं हुई। एतराज़ात किए गए जी वहाँ उस एरिया में डेवलपमेंट क्यों हो रही थी, डेवलपमेंट गवर्नमेंट का काम है करना, और डेवलपमेंट होती रही है, पहले भी होती रही है। ज़रा जो पहले टेंडर्स हो चुके होंगे और जो कंप्लीट होने होते हैं जून से पहले, तो जो वेंडर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं तो वो अपने कंप्लीट कर रहे होते हैं। वो जो पुरानी स्कीमें होंगी, ये तो नहीं हुआ होगा कि कोई उसी दिन कोई नई स्कीम बन गई, PND से अप्रूव भी हो गई
उसकी PC1 भी बन गई, बजट में भी पास हो गई और अब वो एंड टाइम पे हो रही थी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात इन्होंने कहा जी कि गुड फेथ की मिस्टेक थी जो इन्होंने अपील की थी। मैं समझता हूँ गुड फेथ की मिस्टेक नहीं थी, ये गुड फेथ का यू टर्न PMLN ने लिया है। पहले एक स्टेटमेंट दे चुके थे, फिर उनको माजी के स्टेटमेंट से जब उन्होंने खुद कंपेयर किया, ये जो फौज वाली बात की इसकी आप बात कर रहे हैं कि फौज के हवाले कर दिए जाए पोस्ट वो जो बैलेट। हाँ जी, अब जो जिस तरह मुसद्दिक साहब मोहतरम कह रहे हैं, मैं समझता हूँ गुड फेथ में यू टर्न लिया। दूसरी बात आ गई, इन्होंने कहा कि जी हम चाहते थे कि जी वो जो बैलेट पेपर्स हैं वो किसी तरीके से ECP के पास चले जाएं। तो आज वो बैलेट पेपर किसके पास हैं? वो ECP के पास ही मौजूद होते हैं। बैलेट पेपर्स कोई गवर्नमेंट अपने पास नहीं। लेकिन शर्जील भाई एक बात बताएं ना कि आपने ये इन्होंने क्यों कहा अपने नजरिए से हट के इतना बड़ा, अगर आपको यू टर्न भी लग रहा है, क्या इतने हालात मजबूर कर दिए आपने उस हलके के अंदर इनको कि जीतते जीते जो आपसे हार गए कि इनको ये कहना पड़ रहा है अपने नजरिए का यू टर्न लेके? अगर आपकी बात मालूम है कि जी फौज के हवाले कर दी जाए, हमें किसी में एतमाद नहीं। वो कह रहे हैं कि पुलिस भी आपके साथ मिली हुई है, इंतखाबी अमला भी आपके साथ मिला हुआ है, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर भी आपके साथ मिला हुआ है, सब आपके साथ मिले हुए हैं। तो कुछ तो आपने ऐसा किया जो ये बेचारे हिल गए हैं कि यू टर्न ले लिया इन्होंने या गलती कर दी इन्होंने, वॉट एवर, इन गुड फेथ और बैड फेथ। अब कामरान साहब, मैं आपके प्रोग्राम में एक खबर आपके साथ शेयर करता हूँ सर। मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक कराची बेस्ड पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन से जब उनसे निजी गुफ्तगू की तो उन्होंने पूछा यार क्या हुआ था इलेक्शन में। मिफ्ता ने उनको कहा कि जी कोई धांधली नहीं हुई थी, हमारा PMLN का वोटर निकला नहीं बाहर वोट देने के लिए। ये मैं आपको बिल्कुल, अगर मिफ्ता साहब सामने होते और वो मुझे इजाज़त देते तो मैं उनको उस बिजनेस मैं मिफ्ता साहब को सामने ले आता हूँ जी। पाकिस्तान मैं मिफ्ता साहब को ले आता हूँ सामने, प्लीज़ ले। मैं मिफ्ता साहब को बुलाएं जी, आप मुझे नाम बताइए। वो मैं वहाँ पे मिफ्ता साहब के घर में ठहरा हुआ था, आप मुझे बताएं कौन साहब हैं वो जिन्होंने आपको ये कहा है? मैं तो मिफ्ता साहब के साथ था। सर नाम बता दें। पाकिस्तान के सुने पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर बिजनेसमैन है, ये उनकी अमानत है। मैं अगर मिफ्ता साहब कोई नाम होगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं मिफ्ता साहब के साथ था। मिफ्ता साहब यहाँ पे मौजूद हैं, अभी आप ब्रेक लें, मैं मिफ्ता साहब को आपके सामने बिठा देता हूँ। मैं ब्रेक ले लेता हूँ जी, जो बात कर रहे हैं मैं ब्रेक लेता हूँ, उनको सामने ना भी बिठाएं, लेकिन अगर आपके साथ बैठे हुए हैं तो उनको साथ बिठा दें। ये बड़ा इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है और शर्जील इनाम मेमन साहब ने बड़े ठोक वसूख से बात कही है। उन्होंने कहा है कि जी मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये कहा कि सारा कुछ वैसे ही हो रहा है, हमारे वोटर ही निकले। तो अगर उनके वोटर निकले और अगर ये मिफ्ता इस्माइल ने कहा है किसी बिजनेसमैन को, जिसका साबित करेंगे मुसद्दिक मलिक साहब अभी, उनको मिफ्ता साहब को या तो बुला के साथ या जिस तरीके से भी, तो ये तो फिर आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है नून लीग की तरफ से कि आप खुद भी मान रहे हैं कि जी आवाम आपकी बाहर निकली नहीं, लेकिन आपने शोर मचाया हुआ धांधली का। तो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ सर ब्रेक का। मुसद्दिक मलिक साहब आप मिफ्ता इस्माइल साहब को ले आएँ और गवाही दे दें वो कि ये बात हुई कि नहीं हुई, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। एक ब्रेक लूँगा जी। NA 249 में नून लीग के पीपल्स पार्टी में धांधली पर इल्ज़ामात के हवाले से बातचीत जारी थी। इस पर शर्जील इनाम मेमन साहब ने ये कहा कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के सामने मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो है ये इकरार किया है कि हम इलेक्शन धांधली से नहीं हारे, बल्कि इसलिए हारे हैं कि नून लीग का वोटर बाहर नहीं निकला। उसमें मुसद्दिक मलिक साहब जो मेरे शो में अब से कुछ देर पहले मौजूद थे, उन्होंने कहा कि मैं मिफ्ता इस्माइल साहब को ले आता हूं और वो बताएंगे कि ये गलत बयानी कर रहे हैं शर्जील इनाम मेमन साहब। तो अब मिफ्ता इस्माइल साहब को ले आए मुसद्दिक मलिक साहब। मिफ्ता इस्माइल साहब, बहुत वार्म वेलकम आपको प्रोग्राम में। सर ये आपके मुतालिक बात उठी है कि शर्जील इनाम मेमन साहब ने कहा है कि आपने ये कहा कि ये तो हमारे वोटर बाहर ही निकले, धांधली शांधली का कोई रौला ही नहीं है किसी बिजनेसमैन से कराची में। शुक्रिया कामरान, मैं तो मुसद्दा के घर पे था जिसने मुझे बुला लिया। मैंने ना किसी बिजनेसमैन से कहा है, ना किसी और प्रोफेशनल से कहा है, ना किसी अमीर या गरीब किसी आदमी से ये नहीं कहा कि धांधली हुई है या नहीं हुई है, सॉरी धांधली नहीं हुई और हमारे वोटर नहीं निकले, ऐसी कोई बात नहीं मैंने करी है। और मैं टीवी पे गया हूँ, बदस्तूर गया हूँ, सईद गनी साहब के साथ गया हूँ। मैंने तो बड़ी खुल के ये बात करी है कि एक तो देखें कंप्लीट प्री पोल रिगिंग हुई थी। वो तो अब सईद गनी भी इधर उधर की बातें करते, डिनाई नहीं करते। 5000 राशन एक दिन पहले इलेक्शन से बांटे। ठीक है, लेकिन एक मिनट रुक जाए मिफ्ता साहब, एक रुक जाए। एक तो गुल साहब आपको बहुत वार्म वेलकम, सॉरी आपको बस अभी तक मैं आ रहा हूँ। सर एक मिनट आप रुक जाए। आपने कभी नहीं कहा शर्जील भाई, आपने एक शरीफ आदमी पर इल्ज़ाम लगा दिया यार हमारे प्रोग्राम में लाइव बैठ के, क्या हो गया आपको? वो कह रहे मैंने कभी ऐसा कहा ही नहीं। कामरान साहब अब मैं मुनासिब नहीं लगता, लेकिन ये बात अब अर्ज़ कर लें, मैं अर्ज़ सुन लें मेरा। पहली बात ये कि ये बात मुझे जिस बिजनेसमैन ने कही वो बड़ा क्रेडिबल और पाकिस्तान का एक वेरी वेल नोन बिजनेसमैन है। अभी जब आपने ब्रेक लिया तो उस ब्रेक में मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा उन्होंने आपसे बात कही थी? उन्होंने कहा बिल्कुल मुझसे बात कही थी। मैंने कहा मैं आपका नाम ले लूँ? उन्होंने कहा कि मेमन साहब उसकी बात मुझ पर अमानत है, आप मेरा नाम ना लें, लेकिन
अगर वो उसने जो बात बोली कि मिफ्ता साहब मान जाएंगे कि उन्होंने ये बात मुझसे कही थी, बड़े एक बिजनेसमैन है, खराब मैं उस पर रिपीट नहीं आ रहा। दूसरी बात उन्होंने कही कि जी 5000 राशन के बैग दिए थे। मैं मिफ्ता साहब से पूछ रहा हूँ, इलेक्शन में आपने कोई आपकी तरफ नहीं बोला यार, कैंडीज की या बिस्किट नहीं, लेकिन सर शर्जील भाई बात ये है कि अब आपने इतनी बड़ी बात कह दी है पूरे नैरेटिव के ऊपर और उस बिजनेसमैन का आप नाम भी नहीं बता रहे, तो फिर ये किस तरह मामला हल होगा? आपने इतनी बड़ी पार्टी पे झूठ का- नहीं, जी। सुन ले मैंने उनसे फोन किया, ब्रेक में मैंने फोन किया हो। अच्छा सुने, ब्रेक में मैंने फोन किया और आपके पीसीआर ने शायद वो मेरी फोन कॉल भी सुनी हो। उन्होंने मुझे कहा कि यार नाम नहीं लो, क्योंकि उसने मुझे अमानत दी थी, लेकिन उसने मुझे ये भी कहा कि मिफ्ता इस चीज़ को डिनाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर डिनाई करें तो ठीक है चलें। लेकिन दूसरी बात इन्होंने कहा कि जी पीपल्स पार्टी राशन बैग दिए। मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने अपनी नाम वाली अपने कोई कैंडीज बांटी थी इलेक्शन में, आपने कोई अपने सोवेनियर्स अपनी फैक्ट्री के बांटे थे इलेक्शन में, क्या वो जायज था या नहीं था? ठीक है, लेकिन मिफ्ता साहब जरा एक मिनट, नहीं सर, लेकिन मेरे लिए अहम पॉइंट ये मिफ्ता साहब दूसरी बात एक मिनट लास्ट जुमला जी सर, ये शादेब खान दादा साहब के शो में सईद गनी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब बैठे थे। सईद गनी साहब ने उस शो में कलमा पढ़ा, बोला मैं कलमा पढ़ के बोलता हूँ कि इस इलेक्शन में धांधली नहीं हुई। मिफ्ता साहब कलमा पढ़ के बोलने की जी धांधली हुई थी, तो उस वक्त भी मिफ्ता साहब ने जवाब नहीं दिया था कोई। सर आप ये कलमा पढ़ के बोल दें जी कि ये आपने ये बात कही थी किसी बिजनेसमैन को, नहीं कही थी, मसला अभी खत्म हो जाएगा कि नून लीग नहीं कही थी। मैं देखे ना, मैं तो इसीलिए तो मुसद्दक लेके आया मुझे। मैं तो मुसद्दक के घर पे ऐसे मेहमान आया हुआ था, मुसद्दक साहब के घर पे, वो शो कर रहे थे और मैं अभी जा रहा हूँ। लेकिन गुजारिश इतनी सी थी कि मैंने ये बात नहीं कही है, ये बात दुरुस्त नहीं है और मैंने नहीं कही है। मैं इससे ज़्यादा और क्या कह सकता हूँ? आप हल्फन ये कह रहे हैं आपने किसी बिजनेसमैन को ये नहीं कहा कि नून लीग का वोटर बाहर नहीं आया, धांधली नहीं हुई थी? कि जी हल्फन ये कह रहा हूँ कि किसी बिजनेसमैन को या किसी शख्स को कभी भी ये नहीं कहा कि नून लीग का वोटर बाहर नहीं आया और पीपल्स पार्टी ने। शर्जील भाई अब तो उन्होंने हल्फन कह दिया, हल्फन का मतलब यही होता है कि कलमा पढ़ के बात कहनी। जी जी जी, मैंने ये देखिए यही बात। अच्छा इससे धांधली के मुतालिक बात मैंने ये भी कही है, मैंने ये भी कही है, मैंने ये बात भी कही है। मैंने एक शर्जील अगर इजाज़त दें, एक मिनट शर्जील भाई, ये इजाज़त दें मुझे आप। मैंने ये भी कहा है कि अगर रीकाउंट होता है और रीकाउंट में मैं पीछे होऊंगा तो मैं खुद जाऊंगा सईद गनी के घर पे, उसको हार पहना के आऊंगा। मैं अल्लाह की कसम से आपका ये पॉइंट आ गया शर्जील भाई। मेरे ख्याल से आप उस बिजनेसमैन से भी हल्फन पूछ लें जिन्होंने शायद गलत बयानी कर दी मिफ्ता साहब के ऊपर रख के, ऐसी बात। ठीक है मुसद्दिक साहब आ जाएं। मैं शर्जील भाई आपने घबराना बिल्कुल नहीं, मेरी आपकी डिस्कशन हुई हुई थी सारी, लेकिन आप यकीन रखें आप सबकी इंटेग्रिटी मेरे लिए बड़ी अहम है, मुझ पर आप ट्रस्ट रखें। सरताज गुल साहिबा बहुत माजरत आपके पास, मैं लेट आया, सारी बातें छोड़ेंगे। धांधली का रोला जो रोया जा रहा है कंपटीशन, ये तो नून लीग का और पीपल्स पार्टी के, क्योंकि उनके दरमियान सिर्फ 700 वोटों का फर्क है। आप लोगों के साथ क्या हुआ है? छठे नंबर पे आए आप, रिजेक्ट होगी तहरीक इंसाफ जी, इसीलिए आपने सोचा कि प्रोग्राम खत्म होने लगे तो फिर नहीं बहुत टाइम है अभी बहुत टाइम है, आज एक्स्ट्रा टाइम है आज। नहीं सॉरी आज द सिचुएशन ऐसी हो गई थी तो मैं लेट आया आपके पास। जी 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 बताइए। नहीं इट्स ओके, आप मेरी तरफ से अगला प्रोग्राम भी PMLN और पीपल्स पार्टी को बिठा के कर लेंगे, लेकिन जवाब फिर भी वही आएगा कि दोनों ही पार्टियां धांधली के पैदावार हैं, दोनों को ही PhD हासिल है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाने की, धांधली करने की, इलेक्शन चोरी करने की। तो लिहाजा आप जो मर्जी इनसे बहस करवा लें, इन एंड रिजल्ट कोई नहीं निकलना। लेकिन मैं सिर्फ स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस पे बात करना चाहती हूँ। छठे नंबर पे आई आपकी पार्टी, देते हैं कि हम 5वें नंबर पे आए हैं या छठे नंबर पे आए हैं कराची में। लेकिन ये जो 18वीं तरमीम थी ये हमने तो नहीं की थी। 18वीं तरमीम में जो सूबाई खुद मुख्तारी दी गई थी उसमें पीपल्स पार्टी और ज़रदार साहिबा मुझे सिर्फ इतना बताइए सर, मैडम मुझे एक बात बताइए, आप सिर्फ प्लीज सवाल का जवाब दे दें। आप छठे नहीं 5वें नंबर पे आए, आप इस परफॉर्मेंस को समझ रहे हैं नवश्ता दीवार के आपकी परफॉर्मेंस 2.5 साल का, उसका ये रिजल्ट अवाम ने निकाला है। मैंने कराची की अवाम की राय भी सुनवाई, आपने शुरू में सुनी होगी। कराची की अवाम पीपल्स पार्टी या नून लीग को वोट देने को तैयार है, कालअदम तंजीम को भी, TLP को भी वोट देने को तैयार, आपको देने को तैयार नहीं है। ये रियलाइजेशन है प्राइम मिनिस्टर को या नहीं है अभी तक? ये सवाल है पर्टिनेंट। चले अवाम का फैसला तो 2023 में करेंगे, लेकिन फिलहाल एज एंकर आपको मेरी बात ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि पिछले 45 मिनट से बाकी सब बोल रहे हैं। तो अगर आप मुझे सिर्फ 3 मिनट में मुझे अपना आर्ग्यूमेंट मुकम्मल काउंटर क्वेश्चन करने के बजाय, तो मेरे ख्याल में मैं आपको ज़रूर जवाब देने में कामयाब हो जाऊंगी। तो मेरा आपसे सिर्फ मुद्दा ये है कि अगर हमने परफॉर्मेंस बेस सियासत करनी है और हमने परफॉर्मेंस का जवाब भी देना है, तो 18वीं तरमीम की जो ऑटोनॉमी जो दी गई थी और जो NFC अवार्ड दिया गया था, अगर आप ये समझते हैं कि 1800 बिलियन जो मेरी दौरे हुकूमत में सिंध को दिया गया है
और इसके अलावा पिछले 10 सालों में जो कंसेक्यूटिव 13 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और NFC अवार्ड के तहत फेडरेशन से इनको 14 ट्रिलियन जो इनको पैसे दिए गए हैं। अगर आप ये समझते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस में जो कराची गंदज़दा हो गया, दुनिया के गंदे तरीन शहरों के अंदर हो गया है, वहाँ पे थर के अंदर 500 बच्चे सालाना भूख और अफलास से मरते हैं, वहाँ पे जो है वो 25 लाख कुत्तों को मारने की वैक्सीन के लिए 92 करोड़ मुख्तस करके गायब कर दिया जाता है, वहाँ पे 6 मिलियन टन गंदों जो है वो चूहे खा जाती है, वहाँ पे स्कूलों में घोड़े और भैंसे बंधे होते हैं। और आप ये समझते हैं कि आप मुझे कहेंगे कि 18वीं तरमीम के बाद पानी की जिम्मेवारी और जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेवारी, हेल्थ की जिम्मेवारी जो है वो फेडरेशन की है, तो मेरा ख्याल में ये बिल्कुल गलत है। ज़रताज साहिबा मुझे एक सवाल का जवाब दें, क्योंकि वफाक अपने मुझे बताइए आप कराची से आपने कितना आपको मेरी बात तो सुन लें, मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपका टाइम चल रहा है, लेकिन मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ और बाकी लोगों से कि जो मेरा रेलेवेंट क्वेश्चन है उसका जवाब दें, बाकी आप जो चाहे करें। 18वीं तरमीम जो है आप पंजाब में भी ज़मीनी इंतखाब हारे हैं, वहाँ पे आपकी अपनी गवर्नमेंट है, आप KP के अंदर भी ज़मीनी इंतखाब हारे हैं नून लीग से, वहाँ पे आपकी अपनी गवर्नमेंट है, तो आप इसको अगर ऑल टुगेदर देखेंगे ज़मीनी इंतखाब को तो सिर्फ कराची का मसला नहीं है। और आप कह रही हैं इतनी बुरी गवर्नमेंट है शर्जीली नाम मेमन साहब की, वो फिर भी जीत गए, वो छोड़े 600 की लीड 700 की लीड इलेक्शन कमीशन फैसला कर देगा, लेकिन उनके बंदे तो निकले हैं ना, वो बाहर तो आए हैं ना, आपके तो बंदे नजर ही नहीं आए। 8,922 वोट PTI को बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया गया और सिर्फ एक हल्के का मामला नहीं है, जितने ज़मीनी इंतखाब हुए 80% में आप लोग हारे हैं, जहां आपकी गवर्नमेंट थी या नहीं थी। तो मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, आपको रियलाइजेशन है कि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की जरूरत है बहुत ज्यादा ड्रेस्टिकली? जी आगे अब सुन लें। हमने जो एहसास प्रोग्राम के तहत 208 बिलियन एहसास कैश दिया, उसका 33% हमने सिंध की गुर्बत में सबसे ज़्यादा सिंध के इलाकों को दिया है। इंसाफ हेल्थ कार्ड जो हम दे रहे हैं वो पंजाब में दे रहे हैं, KP में दे रहे हैं, यूनिवर्सल हेल्थ दे रहे हैं। अगर सिंध का सूबा खुद अपने पैसे नहीं देता NFC अवार्ड के तहत तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं सीधा इलेक्शन के ऊपर आती हूँ। ये जो कराची के अंदर हुआ है और ये जो डस्का के अंदर हुआ है, सवाल कहाँ से पैदा होता है? हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की क्यों बात करना चाहते हैं कि हारने वाला भी अपनी हार नहीं मानता और जीतने वाले के ऊपर भी सवाल पैदा होता है। सवाल ये कि अगर टर्नआउट सबसे कम है, चले रोज़े हैं, पेंडेमिक है और पीपल्स पार्टी यहाँ से 6ठे नंबर पे थी, तो इसका मतलब है कि उन्होंने इलेक्शन को मैनेज किया है, उन्होंने रिक्ट किया है और इसका इल्ज़ाम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की पार्टी मुझसे ज़्यादा उनके ऊपर लगा रही है। तो अगर उन्होंने इलेक्शन को मैनेज किया है और हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पिछली चीज़ों को छोड़ के आप लोग यहाँ पे आए, सिंध का अमला इलेक्शन कमीशन का उन्हीं के इलाके का था। डस्का के अंदर एहसन इकबाल साहब नारोवाल के आरोप को लेकर आगे रहे। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं आगे बढ़े, धांधली का शोर हर कोई मचाता है, एक सीट की बात नहीं, आगे भी इलेक्शन होना है। तो जब हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं उसमें सबसे बड़ा हमारा आपने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए ज़रताज साहब, आपने दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए। ऑटोनॉमी होनी चाहिए, बिल्कुल, आपने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए। एक आपने ये कहा कि इलेक्शन रिफॉर्म्स होनी चाहिए, कोई सब धांधली का, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। दूसरा आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट मारा है, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था लेकिन आज तो आप छा गई ये बात कह के। आपने कहा कि जनाब बाकी इलेक्शन तो छोड़े आप, लेकिन NA 249 के अंदर तो खुद ये इत्तेहादी आपस में एक इत्तेहादी दूसरे को कह रिग्ड हुए, तो आप हमसे क्या पूछ रहे हैं कि हम 5वें नंबर पे हैं? शर्जील साहब, इसका जवाब तो आप ही दे सकते हैं कि आप जो किसी सर्वे में नजर नहीं आ रहे थे। अब मैं हुकूमत को कहता हूं कि आप हार रहे इलेक्शन, कराची ने रिजेक्ट कर दिया, वो कहते हैं जनाब वो देखें आपके साथ आपके दोस्त बैठे हैं, PDM वाले, नून लीग वाले, मुसद्दिक मलिक, वो आप पे धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं। तो इलेक्शन की हैसियत क्या है? शर्जील साहब, और ये कामरान साहब इनकी तजवीज़ कुनिंदा हुआ करते थे, गिलानी साहब के उसमें इलेक्शन में PMLA ने इनकी तजवीज़ कुनिंदा थी। इतनी बड़ी चार्जशीट PMLA ने इनके खिलाफ धांधली की पेश की है, तो इनके अपने साथी कह रहे कि इन्होंने धांधली की है। हमारी बात छोड़ दें, हम तो बाद में आएंगे ना। अब मेरे बात करें शर्जील साहब। जी शर्जील साहब फरमाइए, ये एक बड़ा ऑब्जेक्टिव सवाल है वैसे आर्गुमेंट जो। जी सर। जी कामरान साहब, मोहतरमा ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन का अमला जो है वो अपनी सूबाई हुकूमत का था, तो खैबर पख्तूनख्वा में तो इंतखाबी अमला PTI की KP के गवर्नमेंट का था, उधर ये लोग क्यों हार गए? पहली बात। तो हम पूरे एजेंसी से अच्छा नहीं, प्लीज हम पहले शर्जील साहब बोल रहे हैं तो शर्जील साहब बोलेंगे अब। जी शर्जील साहब प्लीज, वो बोलने थे आपकी बात। ज़रताज साहब आपकी बारी में देना चाहती हूं कि पूरे एजेंसी से तो हम जीते हैं। वो आपने उन पे कितने इल्जाम लगाए, चूहे से लेकर थरपारकर तक, वो बड़ी तहम्मुल सुनते रहे, तो प्लीज आप भी हिम्मत सुने ना। आप तो गवर्नमेंट में इल्जाम नहीं लगाए, मैंने हकीकत बताई। चलिए आपको हकीकत, तो फिर उनकी हकीकत भी सुने ना शर्जील साहब की। जी शर्जील साहब। जी श्योर जी इनकी सर। जी जनाब, जहाँ तक बात की कराची की इलेक्शन की, पूरे पोलिंग प्रोसेस में इलेक्शन से कुछ दिन पहले भी किसी एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने ये नहीं कहा कि जी हुकूमत धांधली कर रही है।
पोलिंग के दौरान किसी ने नहीं कहा कि जी हमारे वोटरों को दाखिल होने नहीं दिया जा रहा, हमारे वोटों को हिरासा किया जा रहा है, वहाँ पे कोई फायरिंग चल रही है, वहाँ पे कोई दहशतगर्दी हो रही है। कराची में हर जगह पर पुलिस रेंजर्स दोनों मौजूद थे और पूरी आपकी सारे पाकिस्तान की मीडिया, कराची में सबसे वाइब्रेंट मीडिया है, वहाँ मौजूद भी थी और सब ने देखा कहीं पे कोई एक कंप्लेंट नहीं आई। किसी ने ये नहीं कहा कि जी अंदर ठप्पे लग रहे हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि जी हमारे। शर्जील भाई इसका जवाब देना कि नून लीग ने आप पे धांधली का इल्जाम लगा दिया ना सर, तो अब आपकी अपने घर पे जब पीडीएम वाले इल्जाम लगा रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट तो कहेगी इलेक्शन की वैल्यू कोई नहीं, हम हारे नहीं है, ये इलेक्शन रिग्ड था। देखिए जी, नून लीग को ज़ाहिर डेफिनेटली शिकस्त हुई है, तो उनके पास फेस सेविंग के लिए बगैर धांधली का इल्ज़ाम लगाने के अलावा और कोई हल मौजूद नहीं है। जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात की, परफॉर्मेंस के लिए मैं पूरी KPK की, जहाँ पे इनको 7 साल हो गए हैं, वो पूरी एक चार्ज पड़ी हुई है जहाँ पे ये खुद स्टे ऑर्डर लेकर बैठे हुए। ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया उस BRT में। मुझे मुसद्दिक साहब आपका सर पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है। हम एक दूसरे पे चार्जशीट लगा रहे हैं, हम जरा फोकस कर रहे हैं इलेक्शन और इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर। अब मुसद्दिक भाई देखें, ज़रताज साहिबा को मैंने कितना कहा NA 249 को, उन्होंने आगे से आपका नाम ले दिया कि ये तो इलेक्शन उनके अपने इत्तेहादियों ने जो है वो कंट्रोवर्शियल कर दिया है शर्जील साहब के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ। एक तो उसको आप रिस्पॉन्ड करें, आप जब खुद कह रहे हैं कि जी ये इलेक्शन रिगिंग हुई है तो ऑब्वियसली हम PTI से तो ये कह ही नहीं सकते कि आप ये इलेक्शन हारे हैं, क्योंकि वो तो चलेगा पता फिर जब दोबारा फेयर इलेक्शन होगा या फेयर असेसमेंट होगी इलेक्शन कमीशन की कि कौन कितने से जीता। एक और दूसरा ये कि जब वो कह रही हैं कि ये दोनों पार्टियां धांधली की पैदावार है तो आप इस तासुर को ज़ाहिल कर दें। मान लें इमरान खान की बात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की, नई रिफॉर्म्स आ रही हैं हमारे यहाँ मुख्तलिफ। पहले मैं वो दूसरी बात कर देता हूँ। देखें, हम तो बरमला नाम ले रहे हैं खटक साहब का, मैं टेलीविज़न पे आके खटक साहब का नाम ले रहा हूँ। वो लोग जो इलेक्शन के अंदर जिन्होंने हमें फेयर ट्रीटमेंट नहीं दिया। मैंने अब्दुर्रहमान साहब का नाम, अब्दुर्रहमान अराई साहब का नाम पहले भी प्रोग्राम में लिया, दोबारा ले रहा हूँ। मॉनिटरिंग अफसर थे, जियो टैगिंग करने के बाद उनको दिखाया गया कि किस किस जगह के ऊपर इलीगल चीज़ें हो रही हैं और उन्होंने एक नहीं सुनी। मैं सैयद नदीम हैदर साहब का, DRO साहब का नाम ले रहा हूँ आपके प्रोग्राम के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि शर्जील मेमन साहब भी, वो जो भी सेठ हैं, जो भी अमीर आदमी हैं, ज़रा उनका नाम लें। मैं तो नाम लेके बात कर रहा हूँ, मैंने तो हिम्मत करें को भी आपके सामने बिठा दिया प्रोग्राम के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ा वो भी थोड़ी सी हिम्मत करें। मैं तो सबके नाम ले रहा हूँ। सही जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो लाएं, ज़रा उनको भी ऑनलाइन ले आएँ, वो जो अमीर आदमी हैं जिन्होंने ये बात शर्जील मेमन साहब को, मेरे भाई को बताई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शर्जील मेमन साहब गलत बयानी कर रहे हैं, मगर जो भी गलत बयानी कर रहे हैं तो ये गलत तो लेकिन मुसद्दिक साहब इस बात का जवाब तो देना कि आप, मैं दूसरी तरफ देखिए आपके सिर्फ 700 वोटों का डिफरेंस है, आपने धांधे का इल्जाम लगा दिया इन पे। मैं जवाब दे दूं इनको? जी जी जी, जवाब दे दूं। मैंने मैंने बड़े स्पेसिफिक आपके सामने बताए। मैंने आपको बताया कि 50% जो इस वक्त हमारे पास जो फॉर्म 45 हैं, जो जिम्मेदारी है कानूनी प्रिजाइडिंग अफसर की, 50% कागज़ों के ऊपर फॉर्म 45 के ऊपर प्रिजाइडिंग अफसरान के अपने सिग्नेचर्स नहीं हैं। 70% जो कागजात हैं उनके ऊपर पोलिंग एजेंट्स के साइन नहीं है। आपने खुद टेलीविज़न में पकड़ा कि 2 बजे या 2:30 बजे आप पोलिंग स्टेशन पे कैमरे लेकर गए, और ये फाफिन की रिपोर्ट में भी आया है जहाँ पे पहले से ही फॉर्म 45 खाली साइन करवा के रखे हुए थे। आप मुझे ये बताइए, जिस इलेक्शन के अंदर ये तमाम चीज़ें होंगी वहाँ पे हम सवाल तो उठाएंगे ना। अब हम तो सर इमरान खान की बात मान लेना, इलेक्ट्रॉनिक उसको भी आपने रिजेक्ट कर दिया है। अब आगे, अब आपकी तीसरी बात की तरफ आ जाते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ, आपको याद होगा, आपको तो खैर मालूम है कामरान भाई, मुझे मालूम है कि आपको मालूम है कि पहली जनरेशन की जो धांधली होती थी वो बैलेट बॉक्स के अंदर पर्चियाँ डालने की होती थी। आपको याद होगा, तस्वीरें आया करती थी कि बैलेट बॉक्स ही लेके भाग गए। जब वो लोगों पे वो मुश्किल हो गया, क्योंकि लोगों पे आया हो गया, तो दूसरा ये आया कि रिजल्ट बदल दो। पर्ची डालने की क्या ज़रूरत है, रिजल्ट को ही बदल दो। ये सेकंड जनरेशन ऑफ धांधली थी। तीसरी जो चीज़ हुई वो ये हुई कि रिजल्ट क्या बदलना है, प्रिजाइडिंग अफसर को ही उठा के ले जाओ। अगर धुंध आ जाए तो प्रिजाइडिंग अफसर ही ना आए तो सारी रात बैठ के जो मर्जी कुक करते रहो। और अब ये चौथी जो जनरेशन आ रही है, जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक मशीनें बुरी चीज़ नहीं है, मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहिए, ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन टेक्नोलॉजी पहले भी आपको याद होगा वो RTO की शक्ल में इस्तेमाल हुई थी, फिर उसका एक बैकअप भी था। सिर्फ एक वो नहीं था इलेक्शन, वो क्या था, ट्रांसमिशन सिस्टम जो बनाया था, RTS जो बनाया था, वो उसका एक बैकअप भी था। साला ना सिर्फ RTS बैठ गया, उसका बैकअप भी बैठ गया। और बैठा कब? मगरिब के बाद, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग क्या होगी? बैठा, फिर फजर की नमाज, 1 मिनट, फजर की नमाज के बाद जब धुंध छट गई
तो फिर आरटीएस ठीक हो गया और फिर रिजल्ट आने शुरू हो गए और फिर इलेक्शन के जो भी रिजल्ट आए। सवाल ये पैदा होता है कि जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये तमाम गैर कानूनी हैं। इस वक्त का कानून ना तो इजाज़त देता है कि प्रिजाइडिंग अफसर को पैसे पहुँचें, ना इजाज़त देता है कि धुंध आ जाए और सारे प्रिजाइडिंग अफसर जो हैं वो किसी जगह पे एक जगह पे जाके इकट्ठे हो जाएं, ना आपको इजाज़त है कि मिफ्ता इस्माइल के वोट जो हैं वो मोहम्मद इस्माइल को डाल दिए जाएं, ना आपको इजाज़त देता है कि आप 70-80 करोड़ रुपए का काम कर दें। काम हमें खुशी है कि हुआ, ये मैं आपको कह रहा हूं। अगर सर वक्त बड़ा कम है, मुझे ज़रताज साहिबा के पास जाना है। में हुआ लेकिन शुक्र खुदा का कि उस कच्ची टूटी हुई बस्ती के अंदर सर आपका पॉइंट आ गया, अल्लाह करे और काम चले, वहां पे वो होता तो रहे। शजील साहब जवाब देंगे। आपको पॉइंट आ गया। सवाल ये है कि आप कह रहे हैं ये बताएं कि वो तरमीम है क्या? वो तरमीम देखिए, शजील भाई आपको टाइम पूरा दूंगा मैं। ज़रताज साहिबा तो मेरी चले ज़रताज साहिबा के पास। ज़रताज साहिबा मुझे ये बता दीजिए कि एक तो वो तरमीम क्या है, वो लोग कह रहे हैं आप ऑर्डिनेंस के जरिए को लाना चाह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमें शक है कि आरटीएस की तरह इसमें भी आप धांधली करेंगे इलेक्ट्रॉनिक उसमें। देखिए कामरान, इन्होंने पूरा बिल पढ़ा नहीं है। ये एक बिल है, इलेक्शन का बिल है, अमेंडमेंट बिल है रिफॉर्म्स का, ये कोई ऑर्डिनेंस नहीं है। ये जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे या ई मशीन के ऊपर जाके जो है वो स्टिक कर गए हैं। इसके अगर आप बाकी चीज़ें भी पढ़े तो वो बहुत ज़बरदस्त हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो आपको रिमिटेंस भेजते हैं, जो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हम उनको वोट का हक देना चाहते हैं। PMLN को और पीपल्स पार्टी को क्या एतराज़ है? क्या वो शिक भी इनको काबिल कबूल नहीं है? इसकी एक शिक कहती है कि जैसे डस्का इलेक्शन में हमें एतराज़ है कि RO अपनी मर्जी से लगाए गए थे, और PMLN को और हमें एतराज़ है कि कराची में जो है वो सिंध की गवर्नमेंट ने अपने जो है वो सिंध का अमला लिया था। इसके अंदर एक शिक ये है कि ये अमला बाहर से आएगा, ये उस इलाके का नहीं होगा, और 15 दिन पहले इलेक्शन कमीशन मजाज है कि जो उसके ऊपर एतराज करेगा वो इसका जवाब का वो देना पड़ेगा। इसके ऊपर PMLN को या अपोजिशन को क्या एतराज है? तीसरा इसके अंदर ये कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आनी चाहिए इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन इधर उधर से अमला ना पकड़े अपना। मुझे नहीं समझ आती कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के ऊपर इनको क्या एतराज है। पॉइंट आ गया आपका। इसी तरीके से कि सीट बढ़ानी है, ये अच्छी बात है। ID कार्ड आपका जो नेशनल ID कार्ड है वो आपका इलेक्ट्रॉन ID कार्ड, मतलब आपका वोट नंबर होगा। आ गया, पॉइंट आ गया। आपने ये बड़े अच्छे नुक्ते बताए। शजील इनाम मेमन साहब, एक तो आप जवाब देना चाह रहे हैं मुसद्दिक मलिक साहब का, फिर मेरा सवाल जो है जो गवर्नमेंट ने उठाया है, क्या आपको एतराज़ कि ओवरसी अगर आ जाए वोटर डालें, क्या एतराज़ है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे क्या एतराज़ है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन पे क्या एतराज़ है? न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन का अमला, उस पर क्या एतराज़ है? जी शजील साहब, पहले मुसद्दिक साहब का आप जवाब देना चाह रहे थे। जी कामरान साहब, देखिए मैं अपनी बात पे भी कायम हूँ। मैंने आपने कहा मुसद्दिक साहब नहीं तो उस वक्त ये बीच में आ गए थे मिफ्ता साहब, मैंने ब्रेक में बिजनेस साहब से बात की, उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे बात कही है, लेकिन आप बराए मेहरबानी क्योंकि ये एक उन दोनों के बीच की गुफ्तगू है तो आप इसको मीडिया में ना करें, मेरा नाम ना लें और ये बात ना करें, तो ठीक है मैंने उसको प्रेस नहीं किया। दूसरी बात मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, शाहजेब खानदादा के शो में सईद गनी और मिफ्ता इस्माइल थे। सईद गनी ने कलमा पढ़ के कहा कि जी धांधली नहीं हुई है, और सईद गनी ने मिफ्ता इस्माइल साहब को कहा कि आप कलमा पढ़ के बोले धांधली हुई है। अभी मिफ्ता इस्माइल ने हल्फन कहा है, उन्होंने कहा मैं हल्फन कहता हूं कि मैंने ये बात कही नहीं, और मेरे साथ धांधली हुई है। नहीं इस पे नहीं इस बात में कही, लेकिन शाहजेब खानदादा के शो में सईद गनी ने कहा उसमें नहीं कहा ना, इसमें तो कह दिया यार, इस शो में कह दिया उन्होंने कि मैं हल्फन कह रहा हूं। इस बात खैर, लेकिन जो मैं वो असल में बताओ मसला क्या है मेरी बात सर शजील भाई, बात ये है शो तो शो होता है ना, वो थे सईद गनी साहब, उनके सामने उन्होंने नहीं बोला, आपके सामने बिठा दिया। आपसे तो मैं कह रहा हूं सिर्फ नाम लेते हैं। शर्जील भाई आपके दूसरी बात मैंने तो मिफ्ता को दूसरी बात मैंने नहीं कहा कि मिफ्ता यहाँ है, नहीं मिफ्ता बाद में बताएंगे, मैंने ला के आपके सामने बिठा दिया। हल्फन कह दिया उन्होंने, हल्फन कह दिया। अच्छा जी मैं दूसरी बात जो मुसद्दिक मलिक साहब जो धांधली की बात कर रहे थे, पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, मुझे अफसोस की बात यह है कि पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ामात लगा रही है धांधली कौन? वो पार्टी जो कि इक़्तिदार में हमेशा आई हो, कभी IJI बना के गैर फितरी इत्तेहाद बनाकर, कभी लोगों से फंडिंग लेकर तो आपके साथ भी बनाया है। नहीं हम तो आज भी काम में गैर फितरी शर्जील साहब की बात सुन और वो सुन अब मुसद्दिक मलिक साहब मोहतरम आदमी है। मैंने मजाक में कही है आपको, मजाक में की। मैं कह रहा हूँ ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में मौजूद है कि असगर खान केस, और उस असगर खान केस में किससे कितने पैसे लिए इनकी PMLN की पूरी लीडरशिप ने। अब वो हमें अब धांधली की और डेफिनेशन बताएंगे कि क्या धांधली होती है, क्या धांधली नहीं होती है। दूसरी बात आपने कहा कि जी इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं असगर खान केस को आगे बढ़ाएं। शजील साहब जी
तो क्यों नहीं चला रही है? आपकी अपनी गवर्नमेंट थी। और मैं आपको मुसद्दिक साहब एक बात बता दूं, आप जब चौधरी निसार साहब आपके इंटीरियर मिनिस्टर थे तब इन्होंने FIA को हुक्म दिया था इफ्तिखार चौधरी साहब की जजमेंट में कि FIA इसकी इंटरोगेशन करे। चौधरी निसार साहब ने कहा अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं जी इसको अजहर खान केस। शर्जील भाई, मेरा आपसे $1 मिलियन क्वेश्चन है, आप जवाब दे दें ब्रेक से पहले। मुझे बताएं कि ये इतने बुरे हैं कि धांधली की पैदावार धांधली करते हैं, तो फिर आप क्या लोग हैं? आप कितने के फिर लोग कहेंगे बुरे हैं कि आपने इनके साथ एग्रीमेंट किया PDM में कि इमरान खान की खातिर आपने सारी अखलाकियात को उठा के बाहर फेंक दिया? इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि आप कह रहे हैं कि धांधली की पैदावार, ये असगर खान को केस में पैसे, अगर आपकी सारी बातें सही हैं तो आप भी फिर कितने बुरे सर कि आप इनके साथ बैठ गए? मेरी जजमेंट है, तो आप क्यों बैठे PDM में इनके साथ? भाई मैं तो आपकी बातें मान रहा हूँ, ये बड़े बुरे धांधली ज़्यादा है। उसका जवाब देता हूँ मैं आपको। देखिए बात सुने, PDM कोई इलेक्शन इत्तेहाद नहीं था। PDM एक तहरीक का नाम था जिसका मकसद था कि जी इमरान खान। उस तहरीक में आपने गंद क्यों डाला धांधली का? सर मैं ब्रेक लूंगा, लेकिन आपने धांधली का गंद क्यों डाला उसके अंदर? और सरताज गुल साहबा जवाब नहीं दे सकी कि बाकी के हलकों में PTI क्यों हारी है? ज़मीनी इंतखाब। एक ब्रेक लूंगा। तो आज का प्रोग्राम मैंने बड़ा एंजॉय किया, कोई तबसरा नहीं है, यू आर द बेस्ट जज, आप इन सबको जज कर सकते हैं और नेक्स्ट वोट सोच समझ के दीजिएगा। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।